हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। इसके पहले संधि, संयोग संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में कौन कौन सी जानकारियां हैं, उन सभी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी बातें इसमें शामिल है। आप क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे कि परीक्षा के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर पाएंगे और परीक्षा हॉल में अगर जाते हैं तो अपने आप को एक सेफ जगह पे महसूस करेंगे कि हमारी तैयारी बेहतर हुई है, अब हम आसानी से परीक्षा दे लेंगे। तो उसी को ध्यान में रख करके उसी के मद्देनजर इस तरह के वीडियो को बनाया जाता है ताकि आपके लिए भी हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सके। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। आप सभी के मन में इस तरह की कोई भी बात नहीं आनी चाहिए कि ये 4-4, 5-5 लाइन का है तो परीक्षा के नजदीक हम इस चीज को कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि ऐसे चीजों को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे चीजों को समझा जाता है। खासकर बात करें तो परीक्षा कोई भी हो, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा की तैयारी करते समय एक चीज पर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि हमें कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा याद नहीं करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर तरीके से समझना है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग परीक्षा से पहले पढ़ के जाते हैं कुछ और परीक्षा हॉल में जब बैठते हैं तो उसी चीज को कहने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। तो फिर अगर हूबहू याद करके जाते हैं तो जवाब देने में मुश्किल हो जाता है। इसलिए याद करने से बेहतर समझना होता है, समझकर पढ़ना होता है, अभ्यास करना होता है। इसलिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी यह कहा गया है कि अब याद नहीं करना है बल्कि अभ्यास करना है, अब याद नहीं करना है बल्कि समझकर पढ़ना है। इसलिए इस चारों लाइन का निचोड़ क्या है, बस उस बात को समझ जाना है, इसको याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है। व्यंजन संधि में दो वर्ण होगा, यानी कि जो स्वर संधि है उसमें भी दो वर्ण आता है, व्यंजन संधि है इसमें भी दो वर्ण, और जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे उसमें भी दो वर्ण शामिल होगा। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहली बात की बोला है दो वर्ण साथ में, उसमें से पहला वर्ण व्यंजन हो। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, क धन बड़ी ई, यानी कि क्या बोला, पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए तो व्यंजन है, और दूसरा व्यंजन हो या स्वर हो। तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया है इसमें क्या है, स्वर है। तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। मैंने कहा कि याद नहीं करना है, केवल समझना है। पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरा व्यंजन होगा तो भी चलेगा और स्वर होगा तो भी चलेगा। ऐसे संधि को ही क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आइए नीचे इसका कुछ नियम लिखा हुआ, इन सभी को जानते हैं, देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है, कौन कौन सी बातें शामिल है। एक नंबर में लिखा हुआ है, क हलांत, च हलांत, ट हलांत, त हलांत, प हलांत के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क हलांत, च हलांत, ट हलांत, त हलांत, प हलांत की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। आप यहाँ बार बार जो वर्ग देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ग का मतलब क्या होता है। इस वर्ग का मतलब होता है कवर्ग, इस वर्ग का मतलब होता है चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। आप सभी जानते हैं कि कवर्ग के अंदर क से लेकर अंग तक का अक्षर शामिल होता है।
चवर्ग में च से लेके य तक का वर्ण शामिल होता है, वैसे ही टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में शामिल होता है। जैसे में लिखा है दिक धन गज बराबर, इसको बनाने से पहले इसको दोबारा समझ लेते हैं कि आखिर इस बातों में मेन बात क्या है, क्या बोला है। मैंने पहले ही आपको कहा कि इस चीज को याद नहीं करना है बल्कि केवल समझ लेना है, उसी से काम चल जाएगा। यहाँ बोला क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि क हलंत जो है यह कवर्ग वर्ग का है। कवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, तो ग होता है। यहाँ लिखा हुआ है दिक धन गज, यानी कि जो आप क हलंत देख रहे हैं तो यह कवर्ग वर्ग का है, तो कवर्ग वर्ग का तीसरा क्या होगा, ग हलंत होगा। तो क हलंत हटा करके और ग हलंत लगा देना है। देखिए यहाँ पे आधा ग लिखा हुआ है और क हलंत के पहले जो दी लिखा हुआ है और गज लिखा हुआ है, तो दी को भी हूबहू उतार देते हैं और गज को भी हूबहू उतार देते हैं, और नियम के अनुसार क हलंत के जगह पे ग हलंत लगाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए दिक धन गज मिल करके दिगज का निर्माण करता है। बगल में लिखा हुआ है जगत धन ईश बराबर जगदीश। आपको ध्यान इस गज पे नहीं लगाना है, आपको ध्यान तलाबी स पे नहीं लगाना है। आप यहाँ देखिए त हलंत लिखा हुआ है, तो त हलंत जो है तवर्ग वर्ग का है और तवर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, तो त थ द होता है। तो द हलंत में जब इस बड़ी ई को जोड़ते हैं तो दी बन जाता है, इसलिए जगत धन ईश मिलकर क्या बन गया भाई, जगदीश बन गया है। ट हलंत के जगह पर ड हलंत लगाना है, तो ड हलंत में जब आ जोड़ेंगे तो डा बनेगा। साथ ही मैंने कहा आपको कि ट हलंत और आ को छोड़ करके बाकी जो चीजें आप देख रहे हैं इसको हूबहू उतार दिया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मूर्धनी स, तो मूर्धनी स उतारा गया है, नन जो है उतारा गया है, ट का ड हो जाएगा और ड में जब आ जोड़ेंगे तो डा बन जाएगा। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है और यहीं मिल करके क्या बन जाता है, सडानन बन जाता है। ठीक बगल में लिखा हुआ है अप धन ज, यानी कि प जिस वर्ग का है उस वर्ग का तीसरा वर्ण ब हलंत होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने कहा अ और ज नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए अ और ज हूबहू लिखा हुआ है और प हलंत का तीसरा वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए अप धन ज मिल करके क्या बन जाता है, अब्ज बन जाता है। दूसरा नियम में बोला है कि वर्ग के प्रथम वर्ण जैसे क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत, प हलंत के बाद यदि अनुनासिक वर्ण जैसे म और न हो तो यह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जो आप ये अनुनासिक देख रहे हैं, इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिस पर लिखा होगा थंबनेल पे उच्चारण स्थान की संपूर्ण जानकारी, अनुनासिक और इससे संबंधित जितनी बातें हैं वो सारी बातें उस वीडियो में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आखिर ये तीन जो लाइन लिखा हुआ है इसके अंतर्गत कौन सी बातें कही गई है कि इसमें से कोई भी वर्ण धन के पहले लिखा हो। देखिए क हलंत मैच कर रहा है, साथ में बोला है कि धन के बाद इसमें से कोई होना चाहिए, यानी कि या तो म लिखा हो या चाहे न लिखा हो। देखिए यहाँ पर म लिखा है, तो इस दशा में क्या करते हैं कि जो प्रथम वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर क लिखा हुआ है तो इसका क्या हो जाता है, पंचमाक्षर हो जाता है। पंचमाक्षर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कवर्ग लिखा हुआ तो कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग होगा। चवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, य होगा। टवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, अण होगा। तवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, न होगा। पवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, म होगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है। तो जो यहाँ पर क हलंत देख रहे हैं इसका पांचवा अंग हो जाएगा और इसके बाद बाकी जितनी चीजें आप देख रहे हैं इसको हूबहू उतार देना है। तो वाक धन मय मिलकर के क्या बनता है, वांगमय बन जाता है। अब इसके आगे लिखा है अप धन मय, यानी प हलंत का हलंत हो जाता है और बाकी जो चीजें आप देख रहे हैं इसको हूबहू उतार देते हैं, यानी कि अप धन मय मिलकर क्या बनता है, अमय बनता है। अब इसके आगे देखते हैं हमें क्या बनाना है।
यहाँ लिखा हुआ है उत धन नति, तो ये जो त हलंत देख रहे हैं इसका पंचमाक्षर जो है क्या होता है, न हलंत होता है, और बाकी सबको क्या करना है, उतार देना है। तो देखिए यहाँ उ उतारा हुआ है, नति उतारा हुआ है, और त का पंचमाक्षर न हलंत होता है, तो यहाँ पर न हलंत लिखा हुआ है, यानी कि उत धन नति मिलकर क्या बनता है, उन्नति बन जाता है। आगे लिखा है सट धन मास, यानी ट का अड़ा हो जाता है, इस तरीके से सणमास हो जाता है। इसके नीचे लिखा है जगत धन नाथ, यानी त का न हलंत हो जाता है, बाकी सबको उतार देते हैं, तो उस तरीके से जगत धन नाथ मिलकर के क्या बन जाता है, जगन्नाथ बन जाता है। तो आप आगे देखते हैं कि अगले नंबर में क्या लिखा हुआ है। अगला नंबर मतलब 3 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर के बाद यदि छ आए तो छ के स्थान पर चछ हो जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है। जैसे में लिखा हुआ है स्व धन छंद बराबर स्वछंद, आखिर ये कैसे हो गया, तो पहले देखते हैं आखिर नियम क्या बोला है। स्वर के बाद, यानी कि व में भी स्वर है, वी में भी स्वर है, यहाँ आ भी स्वर है और नु में भी स्वर है। इसके बाद बोला है कि अगर आपको छ दिखाई दे, देखिए जो 4 विकल्प यहाँ लिखा हुआ है सभी में धन के बाद छ आपको दिखाई दे रहा है। छ लिखा हुआ है, यहाँ भी छ लिखा हुआ है, यहाँ भी छ लिखा हुआ है, यहाँ भी छ लिखा हुआ है। अब देखते हैं बोला क्या है, छ के स्थान पर चछ लगा देना है, यानी कि स्व को हूबहू उतार देना है, और छ के जगह पे चछ लगा देना है, यानी कि स्व धन छंद मिलकर क्या बनता है, स्वछंद बन जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आ धन छादन, यानी दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, छादन बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, सबको हूबहू उतार देना है, केवल छा के जगह पे चछ लगा देना है, इसलिए ये दोनों मिलकर के आच्छादन बन जाता है। इसके नीचे लिखा हुआ है वी धन छेद, यानी कि तो यह दोनों मिलकर विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है अनु धन छेद मिलकर क्या बनता है, अनुच्छेद बनता है। अब देखिए 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है म हलंत के बाद यदि क से म तक का कोई एक व्यंजन आए तो म हलंत के बदले अनुस्वार या उस वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे अंग हलंत, य हलंत, अण हलंत, न हलंत, म हलंत हो जाता है। इन सबको याद नहीं करना है, बस इस बात को हमें समझ लेना है। और क्या समझना है, तो ये कहा है कि म हलंत के बाद, अब ध्यान से देखिए, ये चारों विकल्प में आप जहां धन देख रहे हैं इसके ठीक पहले म हलंत लिखा हुआ है सम धन कल्प, यानी कि म हटा करके क्या करना है, अनुस्वार लगा देना। अनुस्वार मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पंकज में जो ऊपर ये देख रहे हैं इसी को अनुस्वार बोलते हैं। तब करेंगे क्या, इस म हलंत को हटा देंगे और जो अनुस्वार लगाना है उसको इस स पे लगा देंगे, यानी दंटी स के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे। इस तरीके से सम धन कल्प मिल करके संकल्प का निर्माण हो जाता है। आगे लिखा हुआ है सम धन चय, यानी म हलंत को हटाना है, स पे अनुस्वार लगा देना है, अब बाकी को हूबहू उतार देना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि सम धन चय मिलकर के क्या बन जाता है, संचय का निर्माण हो जाता है। इसके नीचे लिखा हुआ है पम धन दित, यहाँ लिखा हुआ है, यानी म हलंत हटा करके प पे अनुस्वार लगा देना है, इसलिए यह क्या बन जाता है, पंडित बन जाता है। यानी कि पंडित को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों बोला है, या तो अनुस्वार लगा दीजिए चाहे पंचमाक्षर लगा दीजिए, इस तरीके से ये दोनों शब्द जो है सही है। आगे लिखा हुआ है समधन पूर्ण, यानी म हलंत हटा करके अनुस्वार लगाना है चाहे पंचमाक्षर लगाना है। तो संपूर्ण आप जानते हैं कि या तो संपूर्ण ऐसे लिखा जाता है या चाहे ऐसे लिखा जाता है, या तो आप अनुस्वार लगा दीजिए या चाहे म हलंत लगा करके और इस शब्द का निर्माण कर दीजिए। अब देखते हैं अगला नियम क्या बोलता है। अगला नियम ये बोला है कि म हलंत के बाद यदि य र ल व तलाबी स मूर्धनी स दंटी स में से कोई एक व्यंजन हो तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धन के पहले म हलंत होगा और धन के ठीक बाद क्या होगा, तो धन के ठीक बाद य से लेके दंटी स तक रहेगा।
तो इस दशा में म हलंत के जगह पे क्या लगा देना है, अनुस्वार लगा देना है। जैसे में देखिए क्या लिखा हुआ है, सम धन योग, क्या बोला है कि म हलंत के जगह पे अनुस्वार लगाना है, तो वह अनुस्वार जो है इस स पे लग जाता है, बाकी सबको हुबहू उतार देते हैं, यानी कि म हलंत को हटा देंगे, अनुस्वार को इस स पे लगा देंगे और बाकी शेष को यहाँ पर उतार देंगे, तो यानी कि सम धन योग मिलकर क्या बनता है, संजोग बन जाता है। आगे लिखा हुआ है सम धन हार, नियम बोला है वही कि म हलंत हटाना है या स पे अनुस्वार लगा देना है, यानी कि क्या बन जाएगा, संसार बन जाएगा। इसका अगला स्टेप क्या बोला है, सम धन वाद बराबर समवाद, यानी म हलंत हटाना है और स पर अनुस्वार लगा देना है, इसलिए जब स पर अनुस्वार लगाएंगे तो सम हो जाएगा और धन के बाद वाद लिखा हुआ है, यानी कि सम और वाद मिल करके समवाद बन जाता है। आगे लिखा हुआ है सम धन सार, यानी म हलंत को हटा करके स पे अनुस्वार लगाना है, अतः सम और सार मिल करके क्या बन जाता है, संसार बन जाता है। लास्ट लिखा हुआ है सम धन सय, यानी म हलंत हटा करके और जब स पे अनुस्वार लगाएंगे तब इस सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संशय बनेगा। तो ये थी व्यंजन संधि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, जिसके आधार पर आप जान पाए कि आखिर व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं, किस प्रकार से संधि किया जाता है और किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है। अब आपके अंदर किसी प्रकार का व्यंजन संधि से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।